नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अधिगम के नियमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने अधिगम की परिभाषा, शाब्दिक अर्थ, प्रकृति, विशेषता आदि के बारे में जाना था। अब इसके बाद अधिगम के प्रमुख एवं गौड़ नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, सन 1913 में थॉर्नडाइक की पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में मुख्य रूप से थॉर्नडाइक के द्वारा अधिगम के 3 मुख्य नियम एवं 5 गौड़ नियम, ये गौड़ नियम है, दिए गए। एक इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो उस सिद्धांत के द्वारा इन्होंने मुख्य रूप से 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ नियम निकाले, जिन्हें अधिगम के नियम कहा जाता है। तो इन नियमों को हम विस्तार से जानें। तो पहला नियम तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या कहता है कि हम कोई भी कार्य जितने कार्य करने के लिए हम जितने अधिक तत्पर होंगे, उतना ही हम बेहतर ढंग से उस कार्य को कर पाएंगे। अर्थात यदि हम किसी कार्य को करने के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार हैं, तो हम उस कार्य को बहुत अच्छे ढंग से और बहुत जल्दी सीख जाते हैं। लेकिन जब शारीरिक या मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं, तो हम उस कार्य को नहीं सीख पाते हैं। इस नियम का हम प्रयोग मुख्य रूप से विद्यार्थियों में रुचि प्रकट करने के लिए, रुचि उत्पन्न करने के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए, जिज्ञासा जागृत करने के लिए आदि प्रकार से किया जाता है। एक मनोवैज्ञानिक थे वुडवर्थ। वुडवर्थ ने इस नियम को मानसिक तैयारी का नियम भी कहा है। मानसिक तैयारी, मानसिक तैयारी का भी नियम का है। अर्थात जब एक टीचर क्लास में जाता है, तो सबसे पहले इस नियम का ही प्रयोग किया जाता है। अर्थात अध्यापक के द्वारा क्लास में प्रवेश करने से के बाद सबसे पहले तत्परता के नियम को ध्यान में रखा जाता है। अर्थात बच्चों को हम अपने कंटेंट के बारे में सबसे पहले रुचि जागृत करेंगे। रुचि जागृत करने के बाद उसको हम एक विषय वस्तु पर उनका ध्यान केंद्रित करेंगे, जिससे कि वो उस टॉपिक से संबंधित जिज्ञासा उत्पन्न कर सकें और उनको अच्छे ढंग से पढ़ाया जा सके। इसके बाद दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, हम किसी भी कार्य को लगातार बार-बार अगर किसी चीज़ का हम अभ्यास करते हैं, तो उस चीज़ में हम अभ्यस्त हो जाते हैं, उस चीज़ को हम सीख जाते हैं और सीखने के बाद जब हम लगातार उसका अभ्यास करते हैं, तो वो चीज़ हमारे व्यवहार में आ जाती है। तो इस नियम का अर्थ किसी भी क्रिया या कार्य को बार-बार करने से है। जैसे कि आपने एक दोहा सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। तो ये कहावत इस नियम पर आधारित है, अभ्यास के नियम पर। और ये मुख्य रूप से 2 भागों में बँटा होता है। पहला है उपयोग का नियम और दूसरा है अनुपयोग का नियम। पहला कौन-सा है? उपयोग का नियम और दूसरा है अनुपयोग का नियम। तो उपयोग का नियम तो ये कहता है कि प्रतिदिन प्रयोग करने से ये ज्ञान स्थायी हो जाता है। अर्थात हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे उपयोग, हम कोई भी कार्य लगातार करते हैं और बार-बार उसे दोहराते हैं, तो वो ज्ञान हमारा क्या हो जाता है? स्थायी ज्ञान हो जाता है। दूसरा है अनुपयोग का नियम।
अनुपयुक्त नियम, किसी भी क्रिया कार्य को ना दोहराने पर कुछ समय बाद हम उसे भूल जाते हैं। हम क्या है कि लगातार कुछ समय तो एक अभ्यास करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद अभ्यास करना जैसे हम छोड़ देते हैं, तो उस चीज को हम भूल जाते हैं। ये नियम कहलाता है अनुपयोग का नियम। तो इस नियम के द्वारा मुख्य रूप से दो प्रकार के नियम बताए गए हैं। पहला है उपयोग का नियम और दूसरा है अनुपयोग का नियम। इस नियम का प्रयोग आदत निर्माण में, लेखन सुधार में, उच्चारण में, उच्चारण के सुधार में, कला में, संगीत में, नृत्य में, अभिनय में एवं पेंटिंग में आदि प्रकार के एक्टिविटी में इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात इन सभी एक्टिविटियों में हम लगातार जितना अधिक अभ्यास करेंगे, उतना ही अधिक हम उन एक्टिविटियों में अनुभव प्राप्त करेंगे, कुशलता प्राप्त करेंगे और अच्छे ढंग से उसको कार्य करने की हमें क्षमता प्राप्त होगी। अगला नियम आता है प्रभाव का नियम। अब प्रभाव का नियम क्या होता है? इसको हम संतोष का नियम भी कहते हैं या रिजल्ट, परिणाम का नियम भी कहते हैं। क्योंकि जब किसी क्रिया या कार्य का परिणाम अच्छा आता है, तो हम उससे संतुष्टि प्राप्त करते हैं और ये सीख जाते हैं और उस परिणाम से ही हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है, पुरस्कार मिलता है या फिर अपने अनुकूल ना आकर नकारात्मक अगर परिणाम आता है, तो हम दंड मिलता है हमें। तो इससे हमें हम पर, हमारे अनुभव पर, हमारी कुशलता पर, हमारे सीखने के स्तर पर प्रभाव पड़ता है और यही प्रभाव का नियम कहलाता है। इसे प्रसन्नता व दुख का नियम भी कहा जाता है। प्रसन्नता व दुख का नियम भी कहा जाता है तथा इस सिद्धांत को स्किनर के अधिगम सिद्धांत का आधार माना जाता है। इसको क्या है? प्रभाव के नियम को स्किनर के जो सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, उसका आधार माना जाता है। तो देखिए, हमने अभी 3 नियमों के बारे में पढ़ा है मुख्य रूप से। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। तत्परता मीन्स हम किसी भी कार्य को जितने अधिक प्रबल शक्ति से सीखने के लिए तत्पर हो रहे हैं, हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, हमारे अंदर रुचि उत्पन्न हो रही है, वो तत्परता के नियम के अंतर्गत आएगी। उस कार्य को हम बार-बार दोहरा रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं और हम अपने अनुभव के द्वारा या फिर उसमें हम बार-बार अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास के नियम के द्वारा होगा। उस अभ्यास से हम पर, हमारे व्यवहार पर, हमारी कार्य कुशलता पर क्या रिजल्ट मिल रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो प्रभाव के नियम के अंतर्गत आएगा। तो अधिगम के मुख्य जो नियम है, वो कौन-कौन से हैं? 3 नियम हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। इसके बाद मुख्य रूप से 5 गॉड नियम बताए गए। अब देखिए 5 गॉड नियम कौन-कौन से हैं? पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम,
तीसरा है मनोवृत्ति का नियम, चौथा है आत्मीकरण का नियम, पांचवा है सहचर्य परिवर्तन का नियम। इनको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है? जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, बहुप्रतिक्रिया मतलब बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करना। एक प्रतिक्रिया पर ही निर्भर न रह के जब हम बहुत सारी प्रतिक्रियाएं एक लक्ष्य से संबंधित करते हैं तो उस क्रिया को हम करना सीख जाते हैं। अर्थात बहुत सारी क्रियाएं करके किसी कार्य को करना बहुप्रतिक्रिया नियम के अंतर्गत आता है। जैसे गाड़ी चलाना। अब जैसे गाड़ी अगर हम चला रहे हैं, एक ही दिन में तो सीखेंगे नहीं, लगातार उसका अभ्यास करेंगे, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करेंगे, किसी ना किसी प्रकार से हम उसे चलाएंगे तो हम गाड़ी चलाना आसानी से सीख जाएंगे। दूसरा है कंप्यूटर चलाना। कंप्यूटर चलाना, मोबाइल चलाना, मोबाइल चलाना आदि प्रकार की क्रियाएं करना बहुत प्रतिक्रिया के उदाहरण है। इसके बाद अगला है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम कहता है कि हम किसी भी भाग को एक साथ समग्र रूप से न पढ़कर उसे छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हुए पूर्ण से अंश की ओर अगर जाते हैं तो आंशिक क्रिया का नियम लागू होता है। जैसे आपने अभिक्रमित अनुदेशन पढ़ा होगा, उसमें क्या है कि हम किसी भी कंटेंट को एक पूर्ण कंटेंट को छोटे छोटे भागों में बांटकर उसका अध्ययन करते हैं और तुरंत उसमें पुनर्वलन मिलता है और वो हमारे आंशिक क्रिया के नियम पर ही आधारित होता है कि हम पूर्ण कंटेंट को एक छोटे छोटे भागों में बनाकर उसे सीखते हैं। इसके बाद अगला है आत्मीकरण का नियम, मनोवृत्ति का नियम। तीसरा है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम कहता है कि हमारी जैसी मनोवृत्ति होती है हम उसी प्रकार से अधिगम करते हैं, सीखते हैं। हमारी जिस प्रकार से हम कोई भी कार्य करना सीखते हैं उसी प्रकार से हम किसी कार्य को अपने व्यवहार में लाते हैं। अर्थात सीखना सकारात्मकता पर निर्भर करता है। सकारात्मकता पर निर्भर करता है। इसके बाद आत्मीकरण का नियम। अगला कौन सा है? आत्मीकरण का नियम। इसमें पूर्व ज्ञान के साथ संबंध स्थापित करते हुए नवीन ज्ञान को सीखा जाता है। अब इसमें क्या है कि जैसे हम सूक्ष्म शिक्षण में प्रस्तावना कौशल हम पढ़ रहे थे तो हमने उद्देश्य कथन बोला था, पूर्व ज्ञान बोला था कि छात्र प्रकरण से संबंधित पूर्व में सामान्य जानकारी रखते हैं तथा हम नवीन ज्ञान से उनका संबंध स्थापित करवा रहे हैं। तो ये हमारा एक आत्मीकरण के नियम के अंतर्गत आएगा क्योंकि उसमें हम पूर्व ज्ञान के साथ साथ उसको नवीन ज्ञान के साथ संबंध करा रहे हैं। तो ये आत्मीकरण का नियम होता है। इसके बाद सहचर्य परिवर्तन का नियम। इसमें किसी एक स्थिति में किए गए कार्य या व्यवहार को उसी के समान दूसरी स्थिति में दोहराना सहचर्य परिवर्तन का नियम कहलाता है। जैसे हमारे सामने कोई भी वर्तमान में समस्या उत्पन्न हो जाती है, उस समस्या के समाधान के लिए इससे संबंधित हमारे जीवन में पहले भी कभी ऐसी समस्या उत्पन्न हुई थी या फिर किसी अन्य परिस्थिति में कोई समस्या आई थी, उसका हमने समाधान पहले किया था। उसको उस समस्या का सहारा लेकर नवीन समस्या को समाप्त करना, उसकी समस्या का समाधान करना सहचर्य परिवर्तन नियम के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से अधिगम के मुख्य रूप से 5 गौड़ नियम है। बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम,
आत्मीकरण का नियम, सहचर परिवर्तन का नियम। अब इसके बाद अधिगम के उपनियम। देखिए पहले मुख्य नियम हो गए। मुख्य नियम कौन-कौन से हो गए? 3 मुख्य नियम हो गए। तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम। इसके बाद 5 गौड़ नियम हो गए। बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आत्मीकरण का नियम, सहचर परिवर्तन का नियम। अब इसके बाद अधिगम के उपनियम। अधिगम के उपनियम के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 उपनियम है। नवीनता का नियम। नवीनता का नियम से तात्पर्य है कि हम कोई भी अगर सीख रहे हैं, उसमें नवनीयता का होना बहुत आवश्यक है। अर्थात हम रूढ़िवादी तरीके से न सीखकर उसमें सीखे हुए ज्ञान में नवीनता प्राप्त करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद अगला प्राथमिकता का नियम। प्राथमिकता का नियम जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, अधिगम का जब हम अर्थ पढ़ रहे थे, तो उसमें सबसे पहला पद यही था कि हमारा अधिगम तभी सफल हो पाएगा, हमारा व्यवहार परिवर्तन तभी होगा, जब हमारी कोई ना कोई कार्य करने की इच्छा शक्ति में प्राथमिकता होना आवश्यक है। प्राथमिकता मतलब हमारा लक्ष्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम किन चीज़ों को प्राथमिकता से प्राप्त करना चाहते हैं, हम उस कार्य को करने के बाद हम कौन से उद्देश्य की पूर्ति करेंगे, तो उपनियम के तौर पर प्राथमिकता का होना आवश्यक है। इसके बाद संबद्धता का नियम। हम किसी भी कार्य को कर तो रहे हैं, लेकिन उसका हमारा संबंध क्या है? किस संबंध से हम उस कार्य को करना चाह रहे हैं? उस कार्य को कार्य करने के बाद हमारे व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा? उस परिवर्तन से हमें क्या प्राप्त होगा? तो उस संबंध का संबद्धता का नियम लागू होता है। इसके बाद उस कार्य को करने के लिए जो हमने अभी आज की क्लास में पहले हम सबसे पहले पढ़ा था तत्परता का नियम। तत्परता के नियम के अंतर्गत उत्तेजना का नियम लागू होता है, क्योंकि हम किसी भी कार्य को जब तक तत्पर नहीं हो सकते जब तक हमारे अंदर उत्तेजना नहीं आएगी। हम उस कार्य को करने के लिए जितने अधिक उत्तेजित होंगे, उतनी ही अधिक हमारी तत्परता होगी और उतने ही अधिक जल्दी प्रकार से या अच्छे प्रकार से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 4 नियम मैंने अभी आपको बताए हैं। पहला है नवीनता का, अर्थात हमारे अधिगम में नवीनता होनी चाहिए, हमारे अधिगम में प्राथमिकता होनी चाहिए, हमारे अधिगम में संबद्धता होनी चाहिए, हमारे अधिगम में उत्तेजना होनी चाहिए। तो आज की क्लास में हमने अधिगम के नियमों के बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी दी है। आगे की क्लास में अधिगम के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।